साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब कहेगा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं, आईनी तौर पर किस हद तक मजबूत फैसला हो सकता है ये? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया के फैसले की रोशनी में जब इनको इंसदाद दहशतगर्दी के सेशन जज ने इनको 10-10 साल की सजा दे दी, तो सजा याफ्ता जो होता है वो कौमी असम्बली या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये आईनी इख्तियारात हैं कि जिसको सजा दे दी जाए तो उसको आइन के आर्टिकल 6031H के तहत इनको नाहिल करार देने के उनके पास इख्तियारात है। उन्होंने अपने कानून की पासदारी करते हुए इनको नाहिल करार दे दिया। अब इन्हें इन नशिस्तों पर बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे और कुरान जमात को इसमें फायदा पहुंचेगा। जी अच्छा कंवर साहब, ये भी कहिएगा इन केस ऐसा होता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि तमाम तर जो रहनुमा उनके पास अपील का हक तो मौजूद है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला होगा? दोबारा इनको जो है वो डी सीट जिन अराकीन को किया है वो रीसीट कर दिया जाएगा? नहीं, इसमें पहली बात यह है कि इसमें 50 दिन के अंदर अंदर बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है। अगर इस दौरान में अगर की अपील मंजूर हो जाती है तो फिर वो फैसला वापस इलेक्शन कमीशन लेने का मजाज है और वापस लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, आया अदलिया इनको रिलीफ देती है, इनकी अपील मंजूर करती है नहीं करती, ये तो अदलिया पर मुनसर है। अब अदलिया जो है लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सारे अरसा 50 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। आया इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आइन के मुताबिक है, अगर इनको इनकी रिलीफ मिल जाता है, इनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन भी अपने शेड्यूल को वापस ले देगा। अच्छा, तमाम तो सूरत हाल जो है वो इस सवाल पर मुनहसर है कि अदलिया इन्हें रिलीफ देती है या नहीं। आपको क्या लगता है कंवर साहब के कितना केस स्ट्रॉन्ग है इन रहनुमाओं का और क्या इनके फेवर में डिसीजन आ सकता है? भाई मामला बहुत सीरियस है। ये 9 मई का वाक़या है। जी हाँ, 9 मई का जो एक तारीख दिन है जब इन्होंने अस्करी इदारों पर हमला किया, तो अदलिया भी ये सारे मामला को देखते हुए फैसला करेगी कि आया इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला दुरुस्त है या अब उनको अपील का हक दिया जाए या उनको रिलीफ दिया जाए। ये अदलिया पर मुनहसर है, लेकिन मामला बहुत संजीदा है क्योंकि अस्करी इदारों पर हमला हुआ है। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, एक तो इन रहनुमाओं का भी पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा और बतौर पार्टी पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों अपोजिशन लीडर्स जो हैं सेनेट के भी और असेंबली के भी उनके डिसीट कर दिए गए हैं। पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस डिसीजन के बाद? तहरीक इंसाफ को तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो गया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ को तो पार्लियामेंट ने भी कहा था कि तहरीक इंसाफ का जो है पार्टी की वजूद नहीं रखता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही है, उसको भी नुकसान पहुंच गया, उनकी लीडर को भी इन्होंने नाहिल करार दे दिया। तो ये बहुत नुकसान पहुंचा है तहरीक इंसाफ को इस फैसले की रोशनी में। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ने आईनी और कानून की पासदारी करते हुए इनको नाहिल करार दिया है। इसमें किसी का इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये आइन और कानून की पासदारी है। एग्जैक्टली। अच्छा कंवर साहब, ये भी कहिएगा कि पीटीआई के पास अब इन रहनुमाओं के अलावा कौन से ऑप्शंस हैं? अगर दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाते हैं इन सीट्स के लिए तो मजीद कौन से नामों पर वो गौर कर सकते हैं और क्या हो सकता है, आपको लगता है उनके पास ऑप्शंस? अब इनकी पार्टी के अंदर तो डिसिप्लिन है ही नहीं, इनकी पार्टी की क़यादत तो जेल में है और जो बाकी जो क़यादत बाहर है उनके फैसले मुख्तलिफ होते हैं। गंडापुर कुछ कहते हैं, अब इनकी जो बहनें जो है अदीमा है, नौरीन है, वो कुछ कहती हैं। सलमान रजा अकरम का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वसीम अकरम का क्या वो भी इतनी बड़ी बड़ी अहम क़यादत तो आज नाहिल हो गई है ना। अब इनका सबसे बड़ा फैसला तो अब अदलिया ने करना है कि आया ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है उसको मुअत्तल करें या उसको बरकरार रखें। अच्छा, मेरा सवाल ये था कंवर साहब कि जो बच्चे कुछ इनाम अब पीटीआई के पास रह गए हैं, कुछ फेसेस, उन पर भी किसी ना किसी के केसेस चल रहे हैं, तो क्या वो एलिजिबल हो सकते हैं इन सीट्स के लिए या उन्हें भी इस इलेक्शन में नामजद करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसीडर नहीं करेगा? देखा जी, आप ये जो नाहिल हो गए हैं ये तो इलेक्शन लड़ने के मजाज नहीं रहे, ये तो 5 साल के लिए नाहिल हो गए हैं। ठीक। अब इनके अलावा जो पार्टी के जो वर्कर हैं या उनके जिसको चाहे टिकट दे वो बाई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन ये जो नाहिल हो गए हैं ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, उनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पे ऑलरेडी 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? अदालत ने उन पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिया लेकिन केसेस चल रहे हैं, तो क्या एलिजिबल हो सकते हैं इलेक्शंस के लिए? अगर
यस यस, केस चल रहा है तो बाकायदा एलिजिबल है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर सजा हो गई तो फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बाद एक तासुर जो था इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने का, वो तासुर जो है वो मज़ीद पक्का होगा या ज़ायल होने में कोई मदद हो सकेगी? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर क्या असर होगा इस फैसले के बाद? जो इलेक्शन कमीशन तो हमेशा जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर फैसले को अपोजिशन जो है वो कंट्रोवर्शियल काम देती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है हमेशा जो है वो सवालिया निशान रही है। लेकिन अब यहाँ मजबूरन है कि जब फैसला ऊपर से आ गया अदलिया से, उन पर अगर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ना करे तो फिर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ता है कि आपने सजा याफ्ता लोगों को पार्लियामेंट में बैठने की कैसी इजाजत दे दी। तो इस लिहाज से ये लाजमी अमर था कि जो फैसला आ गया है अदालत की तरफ से वो इन्होंने इनको नाहल करार दे दिया। अब अदलिया इनके इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करती है, दोबारा पार्लियामेंट में आ जाएंगे। ठीक, अच्छा ये भी कहिएगा कंवर साहब, अब मौजूदा सूरत हाल जो असेंबली में भी और सेनेट में भी पीटीआई की है वो मज़ीद जो है कमज़ोर हो चुकी है। आइंदा होने वाले इजलास में आपको क्या लगता है पीटीआई कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन हाउस, जिससे वो अपना केस जो है बेहतर तरीके से पुट कर सकते हैं आगे? ये देखो मसले मसाइल जो है ये बड़े आइनी और कानूनी है। इनके ठीक है इतनी बड़ी भारी तादाद में इनको नाहिल करार दे दिया गया, इनको सजा दे दी गई, तो एक आइनी और कानूनी बुरान तो पैदा हो गया। अब इनके मुकाबले में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो भी कंट्रोवर्शियल बनेंगे, मुतनाज़ा बनेंगे, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। तो ज़ाहिर है कि वो अपनी पार्टी के पसंदीदा आदमियों को असम्बली में भेजेगी, तो उनकी कोई असूली तौर पर जो है वो आवाम की नज़रों में कोई मोतबर नहीं कहलाएंगे। वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा हुकूमत को पहुँच जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिल जाएगी और इसके बाद 27वीं तरमीम आएगी और उसमें बड़ी बड़ी अहम फैसले होने हैं। तो ये तो पीटीआई तो अपने मामले में शिकस्त खा चुकी है, अदलिया के जरिए भी, अदालतों के जरिए भी, और अब ये मुकदमे भुगत रही है, इनको सजा दी जा रही है। तो अदील को असर नो गौर करना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसी को कैसे लेके आते हैं। बड़ा इस फिलहाल मौजूदा हालात में हमें नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ का कोई जो है कोई वजूद तो नहीं है पार्लियामेंट की नजरों में भी और इलेक्शन के पाकिस्तान की नजरों में भी, तो पार्टी तो रही नहीं। अभी हमें ज्वाइन के हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। हाफिज आप कहिएगा कानूनी तौर पर ये फैसला कैसे देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऑप्शन, कहीं से कोई गुंजाइश बचती है कि अपनी सूरत हाल को वो डिफेंड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक ऑर्डर जारी किया है, जो आर्टिकल 63(1)H के नीचे हमारा आइन ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो 2 या 2 साल से ज्यादा कॉन्विक्ट कर देती है तो वो ऑटोमेटिकली डी सीट कर दिया जाता है, चाहे वो सेनेट का मेंबर है, नेशनल असेंबली है, उसके बाद प्रोविंस का मेंबर है, और इवन हमारे लोकल असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो भी डी सीट हो जाते हैं। अब उसका प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 63(3) के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, कुछ को पहले डी नोटिफाई किया था, डी सीट किया था, कुछ को आज कर दिया जो 9 के करीब हैं। अब उसके अंदर ये है कि चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया ये कोई इंडिपेंडेंट उनका अपना फैसला नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट है जो 3 मुख्तलिफ टेररिज्म कोर्ट से कन्विक्शंस आई हैं, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा से। अब ये है कि अगर उन सेंटेंसेस के खिलाफ जो है लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है या वो सेंटेंसेस सस्पेंड हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोसेस जो है फर्दर जो इलेक्शन शेड्यूल का है वो रुक जाएगा, अगर नहीं है तो बाय इलेक्शन का हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट होगा कि इन लोगों को जिनको सजाएं हुई इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने और उसके बाद इनकी अपील सुनी जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि बगैर सरेंडर किए जो है इनकी अपील सुनी जाए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसके अंदर एब्सकॉन्डर जो है वो अपील नहीं कर सकता, और इनकी एब्सकॉन्शन जो है वो कुछ की ट्रायल के स्टेज पे भी थी, कुछ की कन्विक्शन स्टेज जब उनकी जजमेंट्स आई वो नहीं आए। अब ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपील फाइल करनी है, अगर 15 दिन के अंदर अपील नहीं फाइल करते तो फिर एक और इनके लिए लीगल प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये अपील फाइल कर लेते हैं और सजाओं के सस्पेंशन पे जाते हैं तो उसके लिए इनको सरेंडर करना पड़ेगा, और फिर हाई कोर्ट जो है 30 दिन के अंदर जो है जो सेक्शन 25 एंटी टेररिज्म है उसके अंदर सजा देगा। अब बुनियादी तौर पे ये है कि 9th में एक रियलिटी है, एक फैक्ट है जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर मैस डिस्ट्रक्शन, डीमोरलाइज फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को और उसके बाद आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को किए, और उसका जिस तरह ट्रायल इन्हें लड़ना चाहिए था, चूंकि डेफिनेटली वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, किसकी पार्टिसिपेशन थी,
کوئی اس کے اندر پرووکیشنز میں تھے، انسٹیگیشنز میں تھے، کوآرڈینیشنز کے اندر تھے، پلانرز تھے، تو ساروں کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کو ان ٹرائل کی صورت کے اندر آیا ہے، اور ان ٹرائل کو جس طرح کنٹیسٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ ان لوگوں نے نہیں کیا، جس کا ریزلٹس ان کی کنوکشنز میں بھی نکلا ہے، اور ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک پارٹی کے اندر بھی ایسی ہے کہ جس سے آپ کی سیٹس بھی جا رہی ہیں، آپ کی کنوکشنز بھی ہو رہی ہے، اور بنیادی طور پہ جو ایک لیگل اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی اس کو ڈومینیٹ جب پولیٹیکل اسٹریٹجی یا نیریٹیوز کے ساتھ کیا گیا ہے، تو اس کا یہ ریزلٹس آپ کے سامنے آیا ہے کہ کنوکشنز بھی ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہیں، ایبسکانشنز بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریزلٹ چاہتی رہی، تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا لیگل اور پولیٹیکل سیٹ بیک پی ٹی آئی کو رہے گا۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بھی کہیے گا، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو اس معاملے پر کام کر رہی ہے وہ اس سارے معاملے پر کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا یہ نوبت آئے گی کہ انہیں پہلے سرنڈر کرنا پڑے یا پہلے ہی اپنے جو قانونی تمام تر ٹاسک ہیں وہ پورے کر لیں گے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جب سے اپریل 2022 سے جتنے بھی امپورٹنٹ میٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے ریزرو سیٹس، ملٹری کورٹس کے اندر ان کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، یا اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو انٹرا پارٹی ہے، تو سائملٹینیسلی سیریس لیگل اور پولیٹیکل فلاز دونوں اسٹریٹجیز کے اندر ہے، اور اس کا ریزلٹ نکلا ہے کہ پولیٹیکلی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی بیک فوٹنگ پہ چلی گئی، یعنی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ الائنس ہے، نہ اسمبلی میں پریزنس اس طرح کی ہے کہ اتنے بڑے ممبرز ہو کے ٹف ٹائم دے، اور دوسرا اس کا لیگل پولیٹیکل نکلا یہ ہے کہ گورنمنٹ 2/3 میجورٹی میں چلی گئی، اور اب ان کی ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ رہتی ہے تو پھر اور نمبرز ان کے آ جائیں گے، اور لیگل یہ ہے کہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہو رہا ہے، ابسکانشنز پہ بھی یہ گئے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے اگر اسی اسٹریٹجی کے اندر رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑا لیگل اور پولیٹیکل سیٹ بیک انہیں رہے گا۔